नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखता है, तमाम सेक्टर की जानकारी देता है, इसके साथ ही बाजार से क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं वो भी आपको बताता है और उसके हिसाब से हम बताते हैं आपको एक्सपर्ट के नजरिए से कि आखिर आपको बाजार में अपनी किस तरह की रणनीति कल लेकर चलनी चाहिए। आज का दिन अहम क्योंकि जो ट्रंप की जीत का जोश था वो भारतीय बाजारों में भी साफ तौर पर नजर आया और जिसका असर साफ तौर पर हमने देखा। इन सब के बीच में चूंकि इस शो में हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं, तो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो कल की तैयारी में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, यही नहीं यूट्यूब पर कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब में थोड़ा सा अलग तरीका है, यानी कल जो सवाल आपने हमसे पूछे हैं उसके जवाब की उम्मीद आज आप करेंगे और आज जो सवाल पूछेंगे वो आने वाले शोज में हम उसके जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इन तौर तरीकों से अलग बाजार को देखें तो बाजार में जोश साफ तौर पर नजर आया। हालांकि एक वक्त पे हमने देखा 24,500 के पार जो है वो निपट गया और आखिर में जो क्लोजिंग साफ तौर पर नजर आई वो 24,500 के करीब ही नजर आई। 24,500 के नीचे क्लोजिंग ली। 270 अंकों की 71 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। 52,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी। इन सब के बीच में अगर हम मार्केट ब्रेथ को देखें तो बहुत ही शानदार रहा। 2118 शेयर ऐसे रहे जो कि आज हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 503 शेयर ऐसे रहे जहां पर जो है दबाव नजर आया, यानी कि जो एडवांसेस का पलड़ा था वो जाहिर तौर पर भारी होता हुआ नजर आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज पीएसयू शेयरों का दमखम दिखा। टॉप गेनर निफ्टी का 5.5% चढ़कर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। टीसीएस 4.25% चढ़कर बंद हुआ। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक, एचसीएल टेक, ये सभी 3.5 से 4% चढ़कर बंद हुए। आईटी में जोश साफ तौर पर नजर आया। दबाव जो थोड़ा बहुत था वह एसबीआई लाइफ पे 0.25% का। टाइटन नतीजों के बाद प्रेशर झेलता नजर आया, 1.5% से ज्यादा की गिरावट। एचडीएफसी लाइफ 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। और ये बाजार का पूरा सार अब चर्चा में हम शामिल करते हैं। हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। और जाहिर सी बात है ट्रंप की जीत के संकेत और इन सब के बीच में एक क्लैरिटी जो मिली है वो बाजार हमेशा से उसे पसंद करता रहा है और हमने भारतीय बाजारों को भी देखा कि कहीं ना कहीं, और उसका असर हमने ग्लोबल फेसिंग कंपनियों के जोश में ज्यादा देखा। आईटी पॉकेट्स में भी हमने वो जोश देखा। बताइए अब कल के बाजार में आखिर इंडेक्स स्तर पर क्या रणनीति लेकर चली जाए? जी गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। इंडेक्स को लेके हमें जो लग रहा है रणनीति होनी चाहिए कि अभी इसमें जो हमें बाउंस बैक दिखाई दिया है वो बाउंस बैक शायद कंटिन्यू रहेगी। फेड की आउटकम रहेगी थर्सडे को, सो ऑब्वियसली उसको लेके थोड़ी सी कॉशियसनेस है बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रम्प विन से हो सकता है कि जहां पे इंटरेस्ट रेट कट्स की संभावना थी कि 50 बिप्स हो सकती थी, वहां पे शायद अब 25 बिप्स ही रेट कट मिले देखने को। बट अगर हम इंटरेस्ट रेट को साइड में रख दें तो कुछ पॉकेट्स है जहां पे ट्रम्प के जीतने से काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्पेशली चाइना +1 फैक्टर प्ले आउट होगा, जिससे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे कि ईएमएस सेक्टर है, केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सेक्टरों में हमें थोड़ी तेजी दिखाई दे सकती है। बिल्कुल। स्नेहा जी, थोड़ा सा फ्रेम जो है आपका वो कैमरे की तरफ ज़्यादा आप आ गई हैं, तो हम गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा कैमरे से दूर हो जाएं ताकि हम बेहतर फ्रेम बना पाएं। इस बीच अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर सामने आते हुए, जो शुरुआती आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें मुनाफा देखिए 379 करोड़ का साफ तौर पर दर्ज किया गया है। तो शुरुआती अपोलो हॉस्पिटल के नतीजों में मुनाफे के नंबर्स आपके सामने आते हुए 380 करोड़ के करीब मुनाफा, 379 करोड़ के करीब मुनाफा इस वक्त जाता हुआ। बाकी नंबर्स की जो बड़ी बातें होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। इन सब के बीच में चलिए आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। सुमित शाही का सवाल सबसे पहले लेते हैं। टाटा टेक पे राय जानना चाहते हैं। 1265 यानी 1265 इनकी खरीद है, फिलहाल जो है वो नुकसान झेलते हुए।
बताएं स्नेहा जी, टाटा टेक में क्या राय होगी? 1265 की बाइंग है। टाटा टेक की अगर हम बात करें तो इसके नतीजे भी थोड़े मिक्स जैसे थे और वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अभी भी काफी एक्सपेंसिव है। तो कंफर्ट समहाउ टाटा टेक में नहीं है लेवल्स पे। मेरी सलाह रहेगी एग्जिट करें, और अगर मौका मिले ये स्टॉक नीचे 800 के लेवल्स पे आती तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री करें। तो ये है नजरिया आपको टाटा टेक पर मिलता हुआ। इस वक्त गुरफरान खान का सवाल यूट्यूब पर हमारे पास आया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर राय जानना चाहते हैं। लगभग ₹76.5 की इनकी बाइंग है और अच्छे खासे नुकसान पे 19,000 से ज़्यादा नुकसान इनको होता हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आज बहुत सारे सवाल स्नेहा आए, बताइए क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी मेरी सलाह एग्जिट की रहेगी, बिकॉज़ इनके कुछ क्वार्टर से नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। प्रोविजंस काफ़ी हाई रह रहे हैं और एसेट क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट की होप बनी हुई थी, वो समहाउ बहुत ही स्लो पेस में मूव कर रही है। तो बैंक को टर्न अराउंड होने में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। तो मेरी सलाह है कि इसे एग्जिट करके प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई या फेडरल बैंक की तरफ मूव करें। तो यहाँ पर आपको अहम रणनीति मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, ब्रिज कुमार का सवाल लेते हैं और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे इनकी राय जाननी है। 149 की इनकी बाइंग है। स्नेहा जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे राय दे पाएंगी? जी हाँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी ही क्वालिटी कंपनी है। इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और इन्हें ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस की काफ़ी अच्छी क्लाइंट बेस भी मिलती है। अगर आने वाले समय में रेट कट होता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। सो मेरी सलाह है कि इसे होल्ड करके रखें। तो होल्ड करके रखने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई बजाज फाइनेंस में। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल लेते हैं खेमचंद सैनी साहब का, और इनका कोचीन शिपयार्ड पे सवाल है। 1667 यानी 1667 रुपए की इनकी बाइंग है। हालांकि हमने तेज़ी आज ज़रूर देखी है, लेकिन अभी भी इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा सा दूर है ये स्टॉक का। बताएं स्नेहा, कोचीन शिपयार्ड में क्या रणनीति लेकर चला जाए? 1667 बाइंग प्राइस। अगर ये इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसे होल्ड करने की सलाह है। कंपनी एक अच्छी कंपनी, ऑर्डर बुक भी इनकी काफ़ी अच्छी है। पीएसयू स्टॉक्स में हमने कुछ करेक्शन देखा था जिनके कारण ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन हो गई है। बट अभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे, तो यहाँ पे ये एवरेज आउट कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे, आशीष उपाध्याय का सवाल लेते हैं। आइनॉक्स ग्रीन पे राय जानना चाहते हैं। 217 रुपए की इनकी बाइंग है। 120 शेयर इनके पास हैं इस वक्त और इनकी बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे स्टॉक, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 4.5% ऊपर इस वक्त आइनॉक्स ग्रीन बाजार बंद होने तक उसने क्लोजिंग दी है। तो क्या इस तेज़ी को जो है वो आने वाले वक्त में इस घाटे की और भरपाई हो सकती है? आइनॉक्स ग्रीन पे क्या राय होगी स्नेहा जी? देखिए, आइनॉक्स ग्रीन ऐसे तो एक इंटरेस्टिंग स्पेस में है। विंड एनर्जी सेगमेंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा माने मोमेंटम भी दिखाया है करेक्शन होने के पहले। तो मैं यही सलाह दूँगी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे जैसे कि गवर्नमेंट की काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है, तो अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो इसे इनमें स्टॉक में बने रहे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो हो सकता है कि थोड़ा इसमें नेगेटिव रिएक्शन अभी और देखने को मिले, बिकॉज़ ट्रम्प के आने से इन सेक्टरों पे शायद हमें थोड़ी-सी और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। तो इन सेक्टर्स में थोड़ा सा अहम रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। नियाज खान का सवाल लेते हैं। आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। 525 की इनकी बाइंग प्राइस है। खासतौर पे रेल विकास निगम में नुकसान यहाँ इनको होता हुआ, लेकिन आज हमने तेज़ी देखी खबरों के चलते भी आरवीएनएल में। और बताएं स्नेहा, आरवीएनएल में क्या इनके नुकसान की भरपाई हो सकती है? तो कितने समय लगेगा? आरवीएनएल में ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट की तरफ से रेलवे सेगमेंट में ऑर्डर इनफ्लोस में थोड़ी हमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है। प्लस कुछ एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हैं जो कि कंपनीज फेस कर रही है।
तो टिल बजट एटलीस्ट मुझे लगता है कि ये सेगमेंट थोड़ा ठंडा ही रहेगा। प्रोबब्ली ड्यूरिंग बजट अगर वापस इसमें कुछ गवर्नमेंट की वापस अगर फोकस रिटर्न होती है तो फिर इन स्टॉक्स में मोमेंटम आएगी, अदरवाइज थोड़े इन्हें टाइम लगेगा वापस उभरने के लिए। अगले दर्शक का भी सवाल फटाफट से लेते हैं, कोशिश हमारी यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके लिए। कश्मीर सिंह का सवाल लेते हैं और इनका सवाल टाटा मोटर्स पे है और टाटा मोटर्स में इन्होंने 974 यानी 974 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। फिलहाल यहाँ पर नुकसान झेल रहे हैं। बताएं टाटा मोटर्स पे क्या नजरिया बन रहा है स्नेहा? 974 की बाइंग है। टाटा मोटर्स पे हमारा नेगेटिव व्यू है एक्चुअली। अगर हम जेएलआर की बात करें तो वो थोड़ा अंडर प्रेशर ही रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, क्योंकि एक तो राइजिंग कॉस्ट प्रेशर भी है, प्लस ग्लोबल मार्केट्स में समहाउ अगर हम देखें तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन हमें देखने मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम डोमेस्टिक मार्केट में भी ऑटो में थोड़ी सी मॉडरेशन आ गई है। प्लस जो ईवी रैंप अप है उसमें भी कहीं न कहीं थोड़ी सी हमें मॉडरेशन दिखाई दी है। तो दोनों ही जेएलआर और डोमेस्टिक फ्रंट में क्योंकि ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप टाटा मोटर्स से निकल के कोई दूसरे सेक्टर में मूव करें। अगर ऑटो में ही स्टिक करना है तो एम&एम थोड़े बेटर फुट पे है, क्योंकि ट्रैक्टर्स में थोड़ी बेटर ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से निकलने की सलाह और एम&एम जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर नज़र आता हुआ। लेकिन स्नेहा जी, अगर हम एक भाव के हिसाब से देखें तो इन्होंने चूंकि 974 के आसपास खरीदारी की थी, तो इस रेंज में इसके आसपास अगर कोई स्टॉक लेना हो तो क्या राय होगी? तो अगर 900 के आसपास आपको कोई स्टॉक लेना हो तो इस सेक्टर में एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। फिर आप कुछ दूसरे सेक्टर की तरफ नज़र घुमा सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि या तो आप बैंक्स देखें, और बैंक्स में अगर हम बात करें तो एसबीआई एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, जो कि दोनों ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। एंड ओवरऑल अगर हम पीएसयू एसबीआई के तो नतीजे नहीं आए, लेकिन जो बाकी जो पीएसयू बैंक्स के नतीजे आए काफ़ी एनकरेजिंग हैं। तो उसको अगर हम रखें माइंड में, तो एसबीआई से भी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। इसमें मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। है। तो ये है राय आपको, और आपकी बाइंग प्राइस के आसपास अगर कहीं खरीदारी करनी है तो एसबीआई ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रकाश पटेल का सवाल लेते हैं, और चूंकि पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो इनका सवाल कैनरा बैंक पे है। 450 यानी 450 रुपए पे इन्होंने कैनरा बैंक में एंट्री की हुई है। फिलहाल नुकसान में है। क्या रणनीति लेकर जाएं कैनरा बैंक में स्नेहा? कैनरा बैंक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बैंक अच्छी है, परफॉर्मेंस भी इसने काफी डिसेंट दिया था। सो पीएसयू बैंक्स में अभी मोमेंटम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल्स पे है और नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं, तो इसे होल्ड करें। इसमें मीडियम टर्म में डेफिनेटली रिटर्न्स बनना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, कुछ जो YouTube के सवाल रह गए हैं उनको भी फटाफट से शामिल कर लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने एनएचपीसी पे राय जानी चाहिए। इनका नाम वेलजी मकवाना है। YouTube पर एनएचपीसी में क्या करना चाहिए, इन स्तरों पे क्या रणनीति लेकर आगे जानी चाहिए, इस तेज़ी को किस तरह से देखा जाना चाहिए, कि उन्होंने लेवल्स नहीं बताए हैं कि किस लेवल पे खरीदारी की है, लेकिन सीधा सवाल है एनएचपीसी में क्या करें, बताएं स्नेहा। जी, एनएचपीसी होल्ड करना चाहिए, बिकॉज़ हमारा ओवरऑल पावर सेक्टर पे काफ़ी बुलिश व्यू है। गवर्नमेंट जहाँ पे कैपेसिटी डबल करने की बात कर रहा है ऑन दी रिन्यूएबल सेगमेंट, वहीं थर्मल पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस है। तो दोनों ही थर्मल और आपके रिन्यूएबल सेक्टर्स में अच्छी खासी कैपेसिटी एडिशन होगी, और डिमांड सप्लाई जो एक मिसमैच है वो समहाउ आपका कभी भी जो डिमांड है वो सप्लाई को हमेशा एक्सीड ही करेगा। सो काफ़ी टाइम लगेगा इस ओवरऑल गैप को रिड्यूस करने में, एंड सो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए ओवरऑल पावर सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड उसमें एनएचपीसी, एनटीपीसी, टाटा पावर इन पे हम काफ़ी बुलिश भी है। तो
ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी और पावर सेक्टर काफ़ी पसंद आता हुआ स्नेहा को। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय सीमा है। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। स्नेहा बताएं, वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? ओके, सो मेरी सबसे पहली पसंद बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए थे Q2 के। बिजनेस ग्रोथ भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहा और एट द सेम टाइम एसेट क्वालिटी काफी शार्पली इम्प्रूव हुई है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा SBI के बाद ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। सो इसमें मेरी सलाह रहेगी और इसमें मेरा टारगेट प्राइस है 290। साल मेरी का दूसरी नजरिया? पिक है जी जी नजरिया एक साल जी एक जी। साल के लिए। और मेरी दूसरी पिक है पेटीएम। सो पेटीएम के नतीजे जो आए हैं उसमें हमें एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है Q1 के कंपैरिजन में एंड एट द सेम टाइम बिजनेस टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आरबीआई के जो रेस्ट्रिक्शन से यूपीआई क्लाइंट्स ऐड करने के लिए वो भी अपलिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से एक कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड पाथ नजर आ रहा है और इसमें हमारा लक्ष्य 900 का एक साल के नजरिए से। ठीक है, एक साल का नजरिया पेटीएम में भी 900 तक के लक्ष्य, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद आता हुआ स्नेहा जी को, और उसके भी अहम लक्ष्य और स्टॉप लॉस और बाकी नजरिया आपको बता दिया गया। चलिए स्नेहा जी, विदा लें आपसे, उससे पहले डिस्क्लोजर दे दें। जी हाँ, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पोजीशनिंग नहीं है, बट क्लाइंट्स को सजेस्ट किए हुए हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे इस अहम रणनीति के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। स्नेहा, आपका शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शो में तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि M&M के नतीजे आने वाले हैं। कल अपने सितंबर तिमाही के नतीजे M&M पेश करने वाली है। कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान बता रही हैं सृष्टि शर्मा। इस बार ठीक ठाक नतीजों की उम्मीद करें हम महिंद्रा एंड महिंद्रा से, क्योंकि दूसरी तिमाही में देखें तो प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आया है, जहां पे ऑटोमोटिव डिवीजन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा है, पर ट्रैक्टर डिवीजन के वीकनेस के चलते, जहां पे साल दर साल आप ट्रैक्टर सेल्स की भी बात करें तो वहां पे मामूली सी 4% की बढ़त देखने को मिली है और तिमाही दर तिमाही वॉल्यूम्स में लगभग 23% की गिरावट रही है। तो इसके चलते थोड़ा सा मिक्स हिलेगा, और इसी के साथ जिस तरीके से रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके चलते इनके ट्रैक्टर एबिट मार्जिन्स में भी सीक्वेंशली गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो इनकी आय 27,445 करोड़ आने की उम्मीद है। EBITDA का आंकड़ा 3,796 करोड़ रह सकता है। साथ ही मार्जिन्स अगर देखें तो सीक्वेंशली जहां पे 15% से भी ऊपर के मार्जिन्स दर्ज किए गए थे, अब वो थोड़े से कमजोर होके लगभग 14% के आसपास मार्जिन्स आ सकते हैं। पर मुनाफे के फिगर में एक एडजस्टमेंट जरूर हो सकता है, जहां पे इनकी टेक महिंद्रा के चलते जो डिविडेंड आया है उसका एक इम्पैक्ट रह सकता है। कंपनी ने कुछ अपने लैंड बिक्री करी है, उसके इम्पैक्ट के चलते 3,581 करोड़ कंपनी के मुनाफे की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर कमेंट नंबर्स के अलावा आप देखें तो कमेंट्री में ट्रैक्टर को लेकर क्या कुछ आउटलुक आ रहा है, क्योंकि सेकेंड हाफ में उम्मीदें ज़्यादा हैं ट्रैक्टर सेगमेंट से, तो वहाँ पर क्या कुछ कंपनी की गाइडेंस है इंडस्ट्री लेवल पे वो ध्यान में रखनी होगी। साथ ही ऑटोमोटिव डिवीजन तो अच्छा कर ही रहा है, नई जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, पर अब आने वाले 26 नवंबर को जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ उतार रही है मार्केट्स में, उसको लेकर क्या कुछ नई डिटेल्स आती हैं, इस पर खास तौर से फोकस ज़रूर रहेगा। तो नतीजों का अनुमान आपके सामने हमने रखा, और इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।